थैंक यू जी जनाब। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? एक्सरेज इन डायग्नोसिस। ओके जी, हाँ जी, एक्सरेज इन डायग्नोसिस हमने पढ़ा कि एक्सरेज क्या होती हैं डायग्नोसिस में। तो ये इंटरनल पिक्चर होती है, बेसिकली हमारे इंटरनल टिश्यूज का शेडो होती है। क्या करती हैं आप लोग? एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टी है जो सूटेबल करती है इसको इमेज बनाने में? तो नंबर वन, दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड डिफरेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। तो क्या करते हैं बेटा? एक्सरेज बॉडी से पास करवाते हैं एंड देन इंसिडेंट ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। तो डिफरेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब लेस एक्सरेज, हार्ड टिश्यूज एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज। तो हार्ड टिश्यूज के नीचे एक्सरेज की कम इंटेंसिटी पहुंचती है। जहां पे एक्सरेज ज्यादा होती है, जहां पे एक्सरेज ज्यादा हिट करती है वो एरिया ब्लैक हो जाता है, जहां पे कम हिट करती है वो थोड़ा लेस ब्लैक होता है, और जहां पे हिट नहीं करती है व्हाइट होता है। तो बोन्स के नीचे अक्सर एक्सरेज हिट नहीं करती, तो वो एरिया व्हाइट होता है, तो बोन का अच्छा सा शेडो मिल जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है कि 2D इमेज है, डिटेल डायग्नोसिस नहीं है, डेप्थ ऑफ बाउंड्री पता नहीं है आपको। लेकिन फायदा, और इसका आयनाइजिंग इफेक्ट है, पेशेंट के लिए भी खतरनाक है और ऑपरेटर के लिए भी सही नहीं है। तो ये इसके नुकसान आते। फायदे क्या आते? क्विक है, लेस एक्सपेंसिव है, जल्दी से इजी टू अंडरस्टैंड है, जल्दी से रिजल्ट आ जाता है। अच्छा बेटा, हाउ द एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड? X-rays are produced by bombarding fast moving electron on a metallic target. जब इलेक्ट्रॉन मेटेलिक टारगेट को हिट करते हैं तो डीसेलरेट होते हैं। जितना ज्यादा डीसेलरेट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में उतनी कमी आएगी, उतनी एनर्जी की एक्सरे फोटोन निकलेगा। कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है और बाकी एनर्जी का एक्सरे फोटोन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक टक्कर में नहीं रुकता, एक इलेक्ट्रॉन कई टक्करें मार के रुकता होगा। हर दफा वो डीसेलरेट होता होगा, हर दफा एक्सरे फोटोन एमिट होता होगा। तो हाँ, एक्सरे ट्यूब, ये एक्सरे ट्यूब है। कल मैंने डायग्राम ये दिखाई नहीं थी, बनाई थी। एक्सरे ट्यूब में क्या है? यहां से शुरू किया था आपने, यहां से, यहाँ पे करंट पास होता है फिलामेंट में। ये वैक्यूलेटेड ट्यूब है, ये विंडो है, ये एनोड है, ये कैथोड है, फिलामेंट है। करंट पास होगा, हीट अप होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे बाय प्रोवाइडिंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा भाई, यहाँ पे ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम करंट होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जितना फिलामेंट करंट ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उतना ट्यूब करंट ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक टारगेट को टक्कर मारेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे उतने ज्यादा एक्सरे फोटॉन्स एमिट होंगे, उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कल पढ़ा हुआ रिवाइज करा रहा हूं। और जितनी यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाने में ज्यादा स्पीड गेन करेंगे। ज्यादा स्पीड गेन करेंगे, जोर से कोलाइड करेंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सरेज बनेंगी, उनकी हार्डनेस ज्यादा होगी। तो एक्सरेज की दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटेंसिटी, एक होता है हार्डनेस। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फिलामेंट करंट, filament current increases, the tube current increases, more electrons collide, more X-ray photons emitted, so intensity increases. Hardness means penetrating power. Hardness depends on frequency of X-rays, and frequency depends on this potential difference. Is it clear to you? तो हार्ड एक्सरेज भी होती है, सॉफ्ट एक्सरेज भी होती है। हमें कौन सी चाहिए? हार्ड एक्सरेज, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हो। सॉफ्ट एक्सरेज क्या करेंगी? बॉडी में पेनिट्रेट हो जाएंगी, उधर तक पहुंचेंगी नहीं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो हमें क्या होगा? रेडिएशन डोज तो मिल जाएगी लेकिन इमेज नहीं बनेगा। बेटा वी नीड हार्ड एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सॉफ्ट एक्सरेज को बॉडी तक नहीं पहुंचाना। तो हम कल पढ़ रहे थे हार्डनेस, पेनिट्रेटिंग पावर। तो पता क्या होता है? एक्सरे विंडो में यहां पे एक मेटेलिक प्लेट होती है, मेटेलिक प्लेट। ये मेटेलिक प्लेट पता क्या करती है? सॉफ्ट एक्सरेज को यहीं एब्जॉर्ब कर लेती है। भाई सॉफ्ट एक्सरेज क्या है? डायग्नोसिस में तो हेल्पफुल नहीं है, इमेज तो बनाएंगे नहीं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फोटोग्राफी फिल्म तक पहुंचेंगे नहीं। हमें रेडिएशन डोज इंक्रीज होती जाएगी, आयनाइजिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, और इमेज तो बनेगा ही नहीं। तो we need hard X-rays. Soft X-rays are absorbed here by placing a metallic plate. ये क्या करेगी? सॉफ्ट एक्सरे तो यही एब्जॉर्ब कर लेगी, बॉडी तक पहुंचने नहीं देगी। इज इट क्लियर टू यू? तो हम लिख रहे थे हार्डनेस, आपने लास्ट लिखा था हार्डनेस ऑफ एक्सरेज। हार्डनेस डिपेंड्स ऑन पेनिट्रेटिंग पावर। हार्ड एक्सरेज आर मोर पेनिट्रेटिंग, और हार्डनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? दिस। जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी
उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड गेन करेंगे, ज्यादा जोर से कोलाइड करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हार्ड एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। साथ में सॉफ्ट एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? आप कहते हैं सर वोल्टेज ज्यादा है तो सॉफ्ट एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है? बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, इससे टक्कर मारी, पहली टक्कर में तो ज्यादा एनर्जी चेंज आया, एक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया है, अगली टक्कर में कम एनर्जी चेंज आएगा उसमें, अगली टक्कर में कम एनर्जी चेंज आएगा ना, अब कम स्पीड से टक्कर मारेगा तो कम फ्रीक्वेंसी का वो निकलेगा, कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। इसको स्टॉप करिए, इसको इस वाली पॉज करिए। जी बेटा सॉरी यार, वो कुछ चेक साइन करने वाले आ गए थे और जरूरी थे वो, इसलिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। हाँ जी बेटा, सो हम लोग पढ़े थे एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं मेटेलिक टारगेट के ऊपर और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, डीसेलरेट होते हैं, और जब डीसेलरेट होते हैं तो एक्सरे फोटॉन्स एमिट होते हैं और यहां से निकलती है, यहां से सॉफ्ट एक्सरेज भी बनती हैं, हार्ड एक्सरेज भी बनती हैं। सॉफ्ट एक्सरेज क्यों बनती हैं? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पहले एटम को टक्कर मारेगा तो स्लो हो जाएगा ना, अगली टक्कर में जरा कम जोर से टक्कर मारेगा, कम स्पीड से टक्कर मारेगा, तो कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉफ्ट एक्सरेज निकलेगी। तो सॉफ्ट एक्सरेज भी बनती है, हार्ड एक्सरेज भी बनती है। तो सॉफ्ट एक्सरेज बॉडी को डोज ज्यादा देती है लेकिन वो उसमें काम नहीं आती, इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं होती, सिर्फ रेडिएशन डोज बढ़ाती है। तो इनको यहाँ पे तो लिख लें प्लीज, लिख लें, यहाँ पे लिखा था ना हार्डनेस ऑफ एक्सरेज, उसके नीचे लिखिए प्लीज, जो लास्ट में मैंने लिखवाया था उसके नीचे लिखिए, देखिए हार्ड एक्सरेज आर यूजफुल, आर यूज्ड, सॉरी, हार्ड एक्सरेज आर यूज्ड to make the X-ray image. X-ray image. Hard X-rays are used to make the X-ray image. Full stop. आगे लिखिए. Soft X-rays do not reach to the photographic film. Soft X-rays do not reach to the photographic film. They are absorbed within the body. They are absorbed within the body. They are absorbed within the body. They just increase the radiation dose. They just increase the radiation dose. They just increase the radiation dose. Full stop. The soft X-rays are stopped at the X-ray window. Soft X-rays are stopped or absorbed at the X-ray window. Soft X-rays are absorbed at the X-ray window by placing thin metallic plate at the window. By placing thin metallic plate at the window कहने की जरूरत नहीं है, by placing thin metallic plate, तो यहीं पे सॉफ्ट एक्सरेज अब्सॉर्ब हो जाएंगी, हार्ड एक्सरेज बाहर निकल आएंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने क्या पढ़ा, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? फिलामेंट में करंट पास करते हैं, थर्मोनिक एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं बाय प्रोवाइडिंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जाते हैं, बी पे कोलाइड करते हैं, जब कोलाइड करते हैं तो स्लो डाउन होते हैं, डीसेलरेट होते हैं, और क्या थी, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशंस बोलते हैं इनसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरेज एमिट होती है। जो इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने से एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, डीसेलरेट होने से, उनको बोलते हैं ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशंस। अच्छा बार ये एक्सरेज बनती है और एक इलेक्ट्रॉन एक टक्कर में नहीं रुकता, कई कई इंपैक्ट्स होते होंगे उसके रुकने से पहले, और यहां से एक्सरेज निकलती है। अच्छा इस एनोड को कूल्ड मेटल एनोड करते हैं, क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड इट हीट्स अप, इतना भी हीट अप हो सकता है कि वियर एंड टियर हो, मेल्ट हो जाए, तो इसको ठंडा करने के लिए पानी पास कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी के रेडिएटर में पानी, या
इसको घुमाया जाता है एक जगह पे, ताकि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे कोलाइड ना करें कि उस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर, इसको घुमाया जाता है डिस्क की तरह। जब घूम रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पे टक्कर नहीं मारते, डिफरेंट जगहों पे टक्कर मारते हैं, तो ये ठंडा रहता है। अब जो एक्सरेज निकलती हैं उनकी इंटेंसिटी भी होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, हार्डनेस भी होती है। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन दिस करंट, ये करंट ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ट्यूब करंट ज्यादा होगा। When more electron will collide, more X-ray photons will be emitted, तो X-rays की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और हार्डनेस इज पेनिट्रेटिंग पावर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उतनी हार्ड एक्सरेज होती है, जो कि डायग्नोसिस में यूजफुल होती है, जो कि इमेज फॉर्मेशन में यूजफुल होती है। जो सॉफ्ट एक्सरेज होती है वो भी प्रोड्यूस होती है। सॉफ्ट एक्सरेज लो फ्रीक्वेंसी होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। दे डू नॉट रीच टू द फोटोग्राफिक फिल्म, दे आर अब्सॉर्ब विद इन द बॉडी, तो दे मस्ट बी एलिमिनेटेड, दे मस्ट बी फिल्टर्ड आउट। यहाँ पे फिल्टर करने के लिए मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं। अब आगे चल रहे हैं बेटा, यहां से जो एक्सरेज निकलती हैं तो हम उनका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। बेटा स्पेक्ट्रम निकालेंगे, एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसा होता है, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे आप एक्सरे स्पेक्ट्रम। बीच वाले पेज पे था ये ऊपर करो, नहीं इससे नीचे नीचे फुटिंग ये थोड़ा नजर एक्सरे नजर थोड़ा सा बस। बेटा दिस इज एक्सरे स्पेक्ट्रम, प्लीज ड्रॉ इट। हेडिंग लिखिए एक्सरे स्पेक्ट्रम, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, यहां पे वेवलेंथ। इस डायग्राम बनाइए एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये जो एक्सरे विंडो से निकल रही हैं हमने उनका स्पेक्ट्रम बनाया। यू नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सेपरेशन ऑफ वेवलेंथ्स। एक्सरे स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी वेवलेंथ। जी जनाब, इस साइड वाली कौन सी एक्सरेज है? शॉर्टर वेवलेंथ। भाई शॉर्टर वेवलेंथ है ना, लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब कौन सी एक्सरेज है? हार्ड एक्सरेज। और इस साइड वाली कौन सी है? लॉन्गर लैम्डा, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, सॉफ्ट एक्सरेज। ये हार्ड एक्सरेज, ये सॉफ्ट एक्सरेज राइट साइड वाली। एग्जामिनर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। पहले मैं क्वेश्चन सुन लें। वो कहते हैं व्हाई इट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हाई इट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हाई देयर इज शार्प कट ऑफ। ये शार्प कट ऑफ क्यों है? जीरो पे क्यों नहीं जा रहा? शार्प कट ऑफ। व्हाई इट इज कंटिन्यूअस, व्हाई देयर इज शार्प कट ऑफ, व्हाई देयर आर स्पाइक्स, व्हाट इज मेंट बाय स्पाइक्स। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा पहले सुनिए, एक्सरे स्पेक्ट्रम बना लिया। अब ये कंटिन्यूअस क्यों है? बेटा ये कंटिन्यूअस क्यों है सोच के बताएं। ये कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, एक दफा टक्कर मारी स्लो हुआ एक इलेक्ट्रॉन ने, फिर किसी और एटम को टक्कर मारी फर्दर स्लो हुआ, किसी और एटम को टक्कर मारी फर्दर स्लो हुआ। अब कितने एटम्स आ रहे हैं? मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वो कोलाइड कर रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिसेलेरेशन है। तो डिफरेंट वेवलेंथ का क्या एमिट करेगा? एक्सरे फोटोन एमिट करेगा, तो कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं होगी। तो द मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट एंड दे हैव व्हाट? रेंज ऑफ डिसेलरेशंस। Electrons have range of decelerations. When they have range of deceleration, then they will have range of wavelengths. तो फिर it is continuous. तो लिखिए above spectrum is continuous as, स्पेक्ट्रम के बारे में लिखिए। ये कंटिन्यूअस क्यों है? ये मिसिंग पार्ट क्यों नहीं है? ये क्वांटाइज्ड क्यों नहीं है? देखिए एक्सरे स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एज, एक्सरे स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एज
incident electrons have range of decelerations. Incident electrons have range of decelerations. Incident electrons have range of decelerations. Therefore, range of wavelengths of X-rays. Therefore, range of wavelengths of X-rays photons. तो ये कंटिन्यूस इसलिए है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लाइट करती है उनकी रेंज ऑफ डिसेलरेशन होती है, हर डिसेलरेशन की अलग वेवलेंथ होती है. तो जब रेंज ऑफ डिसेलरेशन है तो रेंज ऑफ वेवलेंथ है और इट इज कंटिन्यूस. नो वेवलेंथ इज मिसिंग. The incident electrons have range of decelerations, therefore range of wavelengths of X-ray photons. So it is continuous. Next part क्या है? Spikes. Spikes क्यों है? Spikes क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वांटाइज्ड वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज. वो लाइन स्पेक्ट्रा है ना, ये लाइंस की तरह है ना, लाइंस. तो बेटा ये स्पाइक्स क्यों हैं? अब जरा गौर से सुनिएगा, पहले सुन ले फिर लिखता हूं. स्पाइक्स ये टारगेट है. जब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे तो डिसेलरेट तो होंगे. इसको खत्म कर दो, जो ऑटोमेटिक ऑफ होता है ना बाद में. हाँ जी, जब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे, लिसन टू मी प्लीज, दो काम होंगे. जब टक्कर मारेंगे, दो नहीं बल्कि तीन काम होंगे. एक तो इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट हो रहे हैं ना, टक्कर मार के डिसेलरेट हो रहे हैं, खुद डिसेलरेट हो रहे हैं, और जब डिसेलरेट हो रहे हैं तो एक्सरे फोटोन एमिट कर रहे हैं. और एक जब एटम को टक्कर मारेंगे उनको फास्ट कर देंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. एक और भी इफेक्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा तो ये टारगेट के जो एटम है, इसको मैग्नीफाई कर रहा हूं, टारगेट के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के हाई एनर्जी में भेज सकता है ना. टारगेट के एटम को एक्साइट कर सकता है ना, इन इलास्टिकली कोलाइड करके. भाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टारगेट एटम से मिलकर बना है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे टक्कर मार के. जब ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो एटम एक्साइटेड हो गया, ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रह सकता, वो डी एक्साइट होगा. जब डी एक्साइट होगा तो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेगा. तो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी एकदम से बहुत बढ़ जाएगी. देखो ना, ये वाली वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल, ये वाली वेवलेंथ λ1. λ1 निकलने के दो सोर्सेज हैं. एक तो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो रहे हैं, डिसेलरेट कर रहे हैं, उससे भी ये पर्टिकुलर वेवलेंथ निकल रही है. और ये पर्टिकुलर वेवलेंथ कब निकलती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पे आता है, ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है, तो भी ये पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट होती है. तो ये एकदम से इंटेंसिटी बढ़ गई है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्पाइक्स. They are representing the line spectra of target. They are representing the line spectra of target. हो क्या रहा है? तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं, करते होंगे, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट करेंगे, तो ये लाइन स्पेक्ट्रा बन जाए. तो लिखिए प्लीज, मैं लिखवा रहा हूं. नेक्स्ट लाइन लिखिए. देखिए, द स्पाइक्स रिप्रेजेंट, इस स्पेक्ट्रम में जो स्पाइक्स हैं, देखिए, स्पाइक्स रिप्रेजेंट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टारगेट, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द टारगेट एलिमेंट. द स्पाइक्स रिप्रेजेंट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द टारगेट एलिमेंट. फुल स्टॉप. आगे लिखिए. The colliding electrons will excite the orbiting electrons that the colliding electron will excite the orbiting electrons of the target atoms. The colliding electrons will excite, excite the orbiting electrons of the target atoms, comma, when these atoms will de-excite
when these electrons will de-excite, particular wavelengths are emitted. Particular wavelengths, the X-rays of particular wavelengths are emitted. X-rays of particular wavelengths are emitted. तो फिर स्पाइक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? The spikes represent the line spectra of the target. क्लियर? दो चीजें होंगी, कंटिन्यूस इसलिए है कि रेंज ऑफ डिसेलरेशन है, स्पाइक्स इसलिए है कि टारगेट के एटम एक्साइट होकर डी एक्साइट हो रहे हैं तो पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट कर रहे हैं. नंबर 3, व्हाई दिस शार्प कट ऑफ. अब ये शार्प कट ऑफ क्या है पहले समझ लें फिर बात करते हैं. शार्प कट ऑफ, व्हाट इज दिस थिंग? शार्प कट ऑफ. ये क्यों है ऐसा? ये जीरो पे क्यों नहीं जा रही? आप जरा गौर से सुनिएगा बेटे. ये शार्प कट ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा मिनिमम. मिनिमम वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ एक्सेस है, मिनिमम वेवलेंथ. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम. तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम. तो ये शार्प कट ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन. मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन. अच्छा ये जीरो पे क्यों नहीं जा रहा? सोचें, जीरो पे अप्रोच करने का मतलब पता है कि लैम्डा जीरो हो जाए. अगर लैम्डा टेंस टू जीरो तो फ्रीक्वेंसी टेंस टू इंफिनिट, सो एनर्जी टेंस टू इंफिनिट. कैसा पॉसिबल है कि इंफिनिट एनर्जी मिल जाए? नहीं पॉसिबल ना यार. जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी फाइनाइट एनर्जी है, इंफिनिट एनर्जी नहीं है. इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अपनी सारी की सारी एनर्जी भी एक्सरे फोटोन को दे दे तो भी जीरो इंफिनिट तो नहीं होगी ना. हम क्या सपोज करते हैं? हम कहते हैं फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है कोई. हम ये सपोज करें फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन गिव्स, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट स्टॉप्स ओनली इन फर्स्ट इंपैक्ट. एक ही इंपैक्ट में रुक जाता है. वैसे तो होता है ना, इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले एक को टक्कर मारी, फिर दूसरे को टक्कर मारी, फिर तीसरे को टक्कर मारी, हर टक्कर में डिसेलरेट होती जाती है बारी बारी और फाइनली रुक जाती है. हम ये सपोज कर रहे हैं कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन ने एक ही एटम को टक्कर मारी, एक ही इंपैक्ट में वो रुक गया और उसकी सारी एनर्जी किसको मिल गई? उसकी सारी की सारी एनर्जी एक्सरे फोटोन ले गया और वो हीट एनर्जी पैदा नहीं हुई. तो फिर ये मिलेगी ना लैम्डा मिनिमम. देखो, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इन वन इंपैक्ट, स्टॉप्स इन वन impact and all its energy is transferred to, is taken by X-ray photon. All its energy is taken by एक्सरे फोटोन. कितनी एनर्जी है जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ईवी, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, चार्ज इनटू वोल्टेज, ईवी. ये एनर्जी क्या बन जाए? एचएफ. सारी एनर्जी एचएफ बन जाए, वरना तो एनर्जी के फ्रैक्शन एचएफ बनती है ना. हर इंपैक्ट में थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम होती रहती है. अगर सारी की सारी एनर्जी एच सी ओवर लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगी? एच सी ओवर ईवी. हम इस वैल्यू को यूज करते हुए ये आंसर निकाल सकते हैं. ये लैम्डा मिनिमम का आंसर है. एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वी वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड. तो ये शार्प कट ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द शार्प कट ऑफ. नेक्स्ट लाइन देखिए, द शार्प कट ऑफ रिप्रेजेंट्स, the sharp cutoff represents the most energetic X-ray photon. The sharp cutoff represents the most energetic X-ray photon. That is lambda minimum and frequency maximum. That is, i.e., lambda minimum and frequency maximum. That is lambda minimum and frequency maximum.
फुल स्टॉप के बाद लिखिए, दिस इज emitted, this X-ray photon is emitted when fastest electron stops in first impact, when fastest electron stops in first impact, when fastest electron stops in first impact and all its energy is taken by X-ray photon, and all its energy is taken by X-ray photon, all its energy is taken by X-ray photon. उसके बाद ये लिखते हैं मैथमेटिक्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन. ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन. ये EV इज इक्वल टू HF, EV इज इक्वल टू HC ओवर लैम्बडा. फोटोन की एनर्जी HF होती है ना, और लैम्बडा निकाल लिया आपने. लैम्बडा किसके इक्वल हो गया, ये आके डिवाइड हो. तो हमने पढ़ लिया एक्सरे स्पेक्ट्रम. व्हेन स्पेक्ट्रोमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ विंडो तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है. ये कंटिन्यूस इसलिए है कि रेंज ऑफ डिसेलरेशंस है. ये स्पाइक्स यहाँ पे किस लिए हैं, स्पाइक्स they represent the line spectra of the target. And number 3, why there is sharp cutoff. This sharp cutoff क्या represent करता है, it represent the most energetic X-ray photon. और ये कब बनेगा, जब all energy of single electron is converted into energy of single X-ray photon. सारी की सारी एनर्जी एक सिंगल फोटोन का मिल जाएगी. वरना तो ये होता है ना कि हर एक टक्कर में एक फोटोन ले जाता है, अगली टक्कर में थोड़ी एनर्जी जो कम होती है अगला फोटोन ले जाता है. सारी की सारी एनर्जी एक सिंगल एक्सरे फोटोन का मिल जाएगी. बाय सिंगल एक्सरे फोटोन लिखना, बाय सिंगल एक्सरे फोटोन, बाय सिंगल एक्सरे फोटोन. जी जनाब. ओके, नेक्स्ट पढ़ लिया हमने. अब हमें एक्सरे इमेज मिल गया, एक्सरे स्पेक्ट्रम मिल पढ़ लिया, एक्सरे इमेज मिल गया. अब हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे इमेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे इमेज. स्पेक्ट्रम पढ़ लिया बेटा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे इमेज. थोड़ी देर बंद करें फिर लगाते हैं. बेटा आपको पता है ना, हर इमेज की बेसिकली दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस. कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे इमेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे इमेज, कॉन्ट्रास्ट. जी बेटा, कंट्रास्ट क्या होता है, अगर आपकी एक्सरे इमेज में डिफरेंट शेड्स हो, डिफरेंट इंटरनल टिश्यूज के डिफरेंट शेड्स हो, सॉरी, हार्ट का अलग शेड हो, लिवर का अलग शेड हो, लंग्स का अलग शेड हो, बोन का अलग शेड हो, तो ये वेल कॉन्ट्रास्ट इमेज है. रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स हो, रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स. अ वेल कॉन्ट्रास्ट इमेज हैज अ रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स. देख लीजिए, a well contrast image has a range of blackenings. A well contrast image has a range of blackenings. That is different shade for different tissues.
different shades for different tissues. वेल कॉन्ट्रास्ट इमेज वो होगा जिसमें रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स होगी, रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स, डिफरेंट शेड्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्यों भाई? बोन्स का तो अलग से शेडो बन जाता है, बाकी चीजों का बड़ा वेक सा बनता है, मिक्सअप हो जाती है, हमें नहीं पता चल रहा होता। सॉफ्ट टिश्यूज को आप इतना अच्छा कंपेयर नहीं कर सकते एक्सरेज में, उसके लिए अदर टेक्निक्स है। तो बहरहाल अ वेल कंट्रास्ट इमेज हैज अ रेंज ऑफ ब्लैकनिंग दैट इज डिफरेंट शेड फॉर डिफरेंट टिश्यूज। अगर ऐसा होगा तो इमेज कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट इमेज से ही प्रॉपर आपकी डायग्नोसिस होगी, डिटेल डायग्नोसिस होगी। अच्छा, कुछ टेक्निक्स होती है जिससे हम कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इमेज लेना है स्टमक का, इस पेशेंट के स्टमक का हमने एक्सरे लेना है। अब स्टमक की जो एक्सरे एब्जॉर्प्शन है वो सराउंडिंग की इक्वल है ऑलमोस्ट, तो स्टमक तो छुप जाएगा, आपको नजर ही नहीं आएगा एक्सरे में। तो हम पता क्या करते हैं, पेशेंट को ना एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम बेरियम सल्फेट फूड खिलाते हैं। बेरियम सल्फेट की जो एब्जॉर्प्शन, एक्सरे एब्जॉर्प्शन है वो सराउंडिंग से डिफरेंट है। तो फूड में चूंकि बेरियम सल्फेट शामिल है, फूड स्टमक में आती है, तो वो बेरियम सल्फेट एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसकी डिफरेंट एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, अलग से शेड बन जाएगा स्टमक का, उसकी शेप मालूम हो जाएगी। सिमिलरली आपने सुना होगा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में ब्लड स्ट्रीम में एक डाई डालते हैं, कंट्रास्ट मीडियम डालते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं और बार बार एक्सरे करते हैं, तो हमारी आर्टरीज का इमेज आ जाता है, फिर नजर आता है कि आर्टरी ब्लॉक है कि खुली है, जो भी है। तो हम कंट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं, वी यूज कंट्रास्ट मीडियम टू इंप्रूव द कंट्रास्ट। we use, लिख लें आप, contrast can be improved by using a contrast medium। देखिए, contrast can be improved, contrast can be improved, contrast can be improved by using a contrast medium। For example, in case of stomach X-ray, patients are given barium sulfate food. Patients are given barium sulfate food. Patients are given barium sulfate food. Barium sulfate absorb more X-rays. Barium sulfate absorbs more X-rays. Patients are given barium sulfate food. Barium sulfate absorb more X-rays. So a different shade of stomach is obtained. एक और लाइन लिखो, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन लिखो, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन। A dye or a contrast medium is injected into the bloodstream. A dye, D-Y-E, dye, जो रंगने वाली dye, a dye, ब्रैकेट में contrast medium, a dye or a contrast medium is injected into the bloodstream. A dye or a contrast medium is injected into the bloodstream to obtain a clear image of arteries. तो डाइस की एक्सरे एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। तो ये हो गया कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है कि रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स हो, एक्सरेज में हर इंटरनल टिश्यू का अलग से शेड हो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट लिखिए शार्पनेस।
शार्पनेस, बेटा फॉर एग्जाम्पल जो किडनी है, फॉर एग्जाम्पल किडनी का शार्प इमेज है, अगर किडनी का ये इमेज हो, ये किडनी का शार्प इमेज है, ये शार्प नहीं है। तो शार्पनेस क्या होती है? शार्पनेस रेफर्स टू द ईज विद विच द इंटरनल टिश्यूज कैन बी आउटलाइन इजीली। अगर तो आप किसी टिश्यू के इमेज को इजीली आउटलाइन कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड है, तो शार्प इमेज है। अगर बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इट कैन नॉट बी इजीली आउटलाइंड, इसको आप आउटलाइन इजीली नहीं कर सकते, इसकी बाउंड्री पता ही नहीं है, यहां पे है कि यहां पे है कि यहां पे, तो शार्प इमेज नहीं है। लिख लें, शार्पनेस रेफर्स टू द ईज विद विच, sharpness refers to the ease with which, projector on kar, sharpness refers to the ease with which image of the tissue can be easily outlined. Image of the body can be outlined. Ease तो पहले आ गया ना. Sharpness refers to the ease with which image can be outlined. Image of the tissue can be outlined. Next point लिखिए, next point. In case of sharp images, the boundary between organs are clearly defined. In case of sharp image, the boundaries of the tissues are clearly defined. In case of sharp image, the boundaries of the tissues are clearly defined. In case of sharp image, the boundaries between the organs are clearly defined. That is, the edges of the organs are clearly defined. Boundary का मतलब होता है edges of the, that is the edges of the organs are clearly defined. अगर तो आपको edges, boundaries नजर आ रही हैं, उसको easily outline कर सकते हैं, तो image sharp है. अगर easily outline नहीं कर सकते तो image sharp नहीं है. Edges of the boundaries are clearly defined. अच्छा बेटा, अब हम sharpness कैसे बढ़ा सकते हैं? तो sharpness को बढ़ाने के 3 तरीके हैं. नंबर 1, ऊपर करो बेटा, ऊपर करो, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा करो. ये सर, हाँ जी, 170 का 200 का जी बेटा, ऊपर करते हैं. यू नो, शार्पनेस डिपेंड करती है टारगेट साइज के ऊपर. बेटा अगर टारगेट साइज मोटा होगा, टारगेट मोटा होगा, तो ज्यादा मोटी एक्सरे बीम निकलेगी. ज्यादा मोटी एक्सरे बीम क्या बनाएगी? शार्प इमेज नहीं बनाएगी. पतली एक्सरे बीम शार्प इमेज बनाएगी. तो टारगेट साइज देखो, लेकिन टारगेट साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पहले सुन लें, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये टारगेट है, ये बड़ा टारगेट है, यहां पे टक्कर मारे, यहां से एक्सरेज निकल रही हैं. अब देखो, यहां से एक्सरेज आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है. अब जो इस जगह से एक्सरेज आ रही है, इस जगह से एक्सरे आ रही हैं, वो इस बॉडी का यहां पे शेडो बनाएंगी. ये शेडो, यहां से जो एक्सरे आ रही है वो यहां पे शेडो बनाएंगी, और यहां से जो एक्सरे आ रही है वो यहां पे शेडो बनाएंगी. ये आप समझो, इस पॉइंट का इमेज ऐसा समझो, ये ए बी है ना, जो इस पॉइंट को टक्कर मार के लिए आ रही है,
जो इधर से रे आ रही है ये इस पॉइंट का इमेज जहां पे बनाएगी, ये इस पॉइंट का इमेज जहां पे बनाएगी। आप ऐसा सोचो ये जो एज है, इस एज का इमेज आपको यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक नजर आएगा, क्योंकि रेस इस एज को टक्कर मार के यहां भी पहुंच रही है, इस कोने से एज यहां पे टक्कर पहुंच रही है। तो ये पार्शियल शेडो है, असल शेडो ये था। और इस एज को देखो, इस एज को जो रे यहां से आ रही है वो बी का इमेज जहां बनाएगी, और जो रे यहां से आ रही है वो बी का इमेज जहां बनाएगी। तो बी पॉइंट ये जो एज है ना आपको इतनी सारी जगहों पे नजर आएगा, एज बहुत सारी जगहों पे नजर आएगा, एज ब्लर हो जाएगा। तो ये फुल शेडो ये है, असल में पार्शियल शेडोज नजर आएंगे, तो इमेज आउटलाइन इजीली नहीं होगा ना, ये लेस शार्प होगा। अच्छा, अगर टारगेट छोटा होता है, ये देखो ये टारगेट छोटा है, यहाँ पे ये टारगेट साइज छोटा है, तो आप इसके जो पार्शियल शेडोज छोटे बनेंगे, यहां से जो ए से पॉइंट आएगी वो ए का इमेज जहां बनाएगी एक्सरे, जो इस एज से आएगी वो इस एज का इमेज जहां बनाएगी। तो ये पार्शियल शेडो छोटा हो गया, टारगेट छोटा हो गया। तो जितना टारगेट छोटा होगा उतना इमेज मोर शार्प होगा। तो लिखिए शार्पनेस डिपेंड्स ऑन टारगेट साइज। शार्पनेस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टारगेट साइज। जितना टारगेट छोटा होगा उतनी वो नैरो बीम ऑफ एक्सरेज बनाएगा। नैरो बीम एक ही जगह पे शेडो बनाएंगी, डिफरेंट जगहों पे शेडोज नहीं बनाएंगी एक ही पॉइंट का। जब एक ही पॉइंट का शेडो बहुत सारी जगहों में नजर आएगा तो इमेज ब्लर हो जाएगा। तो लिखिए शार्पनेस डिपेंड्स ऑन टारगेट साइज। स्मॉलर द टारगेट शार्पर द इमेज। अब ये डायग्राम बना सकते हैं अगर आप चाहें जल्दी से। तो ये टारगेट बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आ रही है, यहां इमेज बना रही है, इस कोने से रे चलाएं इसको टच करते हुए यू, और यहां से रे चलाएं इस कोने से टच होते हैं। इस बी पॉइंट का, इस एज का इमेज इतनी सारी जगहों पे नजर आ रहा है। इस ए एज का इमेज ए को टच होती है यहां पे, ए को टच होती है यहां पे। ये बड़ा टारगेट था तो ऐसे बनी, छोटा टारगेट है तो ऐसे बनेगी। छोटे टारगेट की एक्सरे बीम पतली होगी, पतली का इमेज मोर शार्प होगा। वो लेस शार्प है, ये मोर शार्प है। तो जितना टारगेट छोटा होगा उतना इमेज शार्प होगा। आप लोग कहें कि सर टारगेट तो बिल्कुल पतला सा कर लेना, भी टारगेट को बहुत छोटा नहीं किया जा सकता। छोटा करेंगे तो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हीट अप होकर मेल्ट हो जाएगा। हम टारगेट को बहुत छोटा नहीं कर सकते, लिमिटेशन है। बहुत टारगेट छोटा होगा, छोटी चीजों की हीट कैपेसिटी कम होती है ना यार, उनको कम हीट चाहिए होते हैं ना टेम्परेचर बढ़ने के लिए, तो बहुत छोटा टारगेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, टारगेट तो छोटा नहीं करते, उसके आगे अपर्चर रख लेते हैं। तो नंबर 2, एक तो ये था ना, बाय रिड्यूसिंग द टारगेट साइज, जितना टारगेट छोटा होगा उतना इमेज शार्प होगा। नंबर 2 काम क्या करते हैं, टारगेट को बहुत छोटा नहीं करते, टारगेट के सामने ये चीज रख लेते हैं अपर्चर, इसको छोटा बड़ा कर देंगे। ये देखो बड़ा छोटा, थोड़ा ऊपर के लिए, बस इतना कहते हैं। तो कोई बच्चे ये भी बना रहे होंगे बेटा, ये थोड़ा सा बस बस अपर्चर। अगर हम टारगेट के आगे अपर्चर रख ले, अपर्चर छोटा सा गैप, और इस अपर्चर को चेंज किया जा सकता है। देखो ये मेटेलिक, द साइज ऑफ अपर्चर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स, ये ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स हैं थ्रू व्हिच एक्सरे बीम्स लीव आफ्टर लीविंग द ट्यूब। ट्यूब से जहां से एक्सरेज निकल रही है ना, उसको नैरो करने के लिए, एक्सरे बीम को नैरो करने के लिए अपर्चर यूज किया जा सकता है। अपर्चर को छोटा बड़ा किया जा सकता है। हाँ जी, तो जितना छोटा अपर्चर होगा उतना इमेज शार्प बनेगा। द साइज ऑफ अपर्चर लिख लें, द शार्पनेस डिपेंड्स ऑन नंबर 2 साइज ऑफ अपर्चर। ये अपर्चर ऐसे बनाएं प्लीज। ये मेटेलिक प्लेट्स है, ओवरलैपिंग प्लेट्स, यूं ओवरलैप करती है यूं आगे पीछे, अपर्चर छोटा बड़ा हो जाता है। द साइज ऑफ अपर्चर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स। तो हम शार्पनेस को चेंज कर सकते हैं अपर्चर को छोटा बड़ा करके। टारगेट साइज अपर्चर, ऊपर करें अपर्चर के बाद बेटा नंबर 3,
पहले समझ लें। अब हमने अपर्चर्स रख दिए और नैरो पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे ऑब्टेन कर ली है, एक्सरे बीम पैरेलल ऑब्टेन कर ली है। अच्छा, ये बॉडी है जिसका एक्सरे करना है, प्लीज पहले समझ लें। तो होता क्या है, मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। यहां पे ये बॉडी, ये एक्सरेज आ रही है, यहां पे टक्कर मारेंगी, यहां पे टक्कर मारेंगी, यहां पे टक्कर मारेंगी, इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यहां पे टक्कर मारेंगी, तो यहां पे बड़ा अच्छा सा शेडो बन जाएगा। भाई देखो ना, एक्सरे सीधी जा रही है, यहां पे नहीं पड़ रही और यहां पे पड़ रही है, जहां पे नहीं पड़ रही वहां पे अच्छा सा शेडो बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक्सरेज बॉडी को टक्कर मारती है तो एक्सरे फोटोन स्कैटर होते हैं, सीधे नहीं जाते, स्कैटरिंग, एक्सरे स्कैटर होते हैं। अच्छा, जब एक्सरे स्कैटर होंगे, देखो तो क्या होगा, कुछ स्कैटर होके यहां से यहां पहुंच जाए, कुछ स्कैटर होके यहां पहुंच जाए, कुछ स्कैटर होके यहां पहुंच जाए। तो फिर जब यहां भी एक्सरेज पहुंचने लग जाएगी तो शेडो क्लियर तो नहीं बनेगा ना भाई। अगर यहां पे लाइट पड़ने लग जाएगी तो शेडो तो नहीं बनेगा। तो शेडो बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो सीधी वाली एक्सरेज है वो तो पास हो जाए, जो स्कैटर्ड एक्सरेज है वो ना पहुंचे। स्कैटर्ड एक्सरेज खराब करेंगे इमेज को। वी नीड पैरेलल बीम, वी डोंट रीड ये क्रॉसिंग वाली एक्सरेज बीम, स्कैटर्ड नहीं चाहिए। तो हम पता क्या करते हैं, ये पेशेंट की बाजू है फॉर एग्जांपल, जहां जिस चीज का भी एक्सरे है, ये यहां पे फोटोग्राफिक फिल्म, इन दोनों के दरमियान में एक ग्रिड रख देती है। क्या रख देती है, अ लेड ग्रिड। ये लेड ग्रिड है, लेड ग्रिड, इसका क्रॉस सेक्शन है। लेड ग्रिड कैसी होती है पता है, ये यूं करके ना, एक लेड की बनी होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स होती है। ये होल्स क्या करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है आपको, क्रॉस सेक्शन। ये होल्स क्या करते हैं, दे अलाउ पैरेलल स्ट्रेट एक्सरेज टू पास थ्रू देम। स्ट्रेट वाली गुजर रही है ना, स्ट्रेट वाली गुजर रही है, स्ट्रेट वाली गुजर रही है, और जो स्कैटर हो रही है वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो स्कैटर है वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, वहां नहीं पहुंचेगी, एक्सरे फिल्म पे नहीं पहुंचेंगी, तो ये स्कैटर्ड वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो स्कैटर्ड एक्सरेज क्या करती है, दे रिड्यूस द शार्पनेस, ब्लर कर देती है इमेज को। स्कैटर्ड एक्सरेज ब्लर द इमेज। तो व्हेन वी प्लेस अ मेटल ग्रेड बिटवीन पेशेंट एंड फिल्म, इट अलाउज पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज टू पास थ्रू एंड इट एब्जॉर्ब्स स्कैटर्ड एक्सरेज। तो लिख ले प्लीज। Number 3, by placing a lead grid between patient and photographic film, sharpness can be improved. Number 3 point, by placing a lead grid between patient and photographic film. तो लिख लें, lead grid allows parallel X-ray to pass through it. Parallel X-rays to pass through it. Lead grid allows parallel X-rays to pass through it, and it absorbs scattered X-rays. It absorbs scattered X-rays. Is it clear to you? तो बेटा आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे इमेज और एक हमने पढ़ा एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो एक्सरेज आती हैं उनकी वेवलेंथ को सेपरेट करना। एक्सरेज विंडोज के आगे स्पेक्ट्रोमीटर लगा लिया, स्पेक्ट्रम बन गया। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस बना था, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस बना था, क्यों, रेंज ऑफ डिसेलेरेशन। स्पेक्ट्रम पे स्पाइक्स थी, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द टारगेट। स्पेक्ट्रम पे शार्प कट ऑफ था, क्या रिप्रेजेंट करता है, द मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे फोटोन। When all energy of electron is given to single X-ray photon, EV is equal to hc over lambda, वहां से निकालना। फिर हमने पढ़ा जो एक्सरे इमेज बनता है फ्लैट होता है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट। इसको बंद करो। हाँ जी, कॉन्ट्रास्ट इमेज वो होता है जिस विच हैव रेंज ऑफ ब्लैक रिंग्स, डिफरेंट शेड फॉर डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट शेड फॉर डिफरेंट टिश्यू। शार्प कॉन्ट्रास्ट इमेज वो होता है, और कंट्रास्ट को इंप्रूव कर सकते हैं कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करके या खिला के। और शार्पनेस इज द ईज विथ विच एजेस ऑफ द टिश्यूज कैन बी डिफाइंड, इजीली डिफाइंड। A sharp image can be easily outlined, sharp image, and sharpness depends on 3 factors: target size, aperture, and क्या था, grid, metallic grid। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।